हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इसमें इसके गठन, इसकी स्वतंत्रता, इसके न्याय क्षेत्र, इसकी शक्तियाँ, इसकी प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। यह 124 से 147 के बीच में जो अनुच्छेद है, इसमें सब बातें आती हैं। संविधान के भाग 5 में जो संसद संघ राज्य संघ जो है होता है, उसी के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय भी आता है। तो भाग 5 में आएगा। अनुच्छेद 124 से 147 तक प्रावधान किया गया है इसका। तो भारत में जब हम न्यायालय देखेंगे तो एकीकृत न्यायालय होता है भारत में। इसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिला के कुल इस प्रेजेंट टाइम में 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो संकल्पना है, या भारत सरकार अधिनियम 1900 एक्ट 1935 से लिया गया है, जिसको ग्रहण किया गया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एक फैक्ट जान लीजिए इसके बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन किया गया, यह 28 जनवरी 1950 को किया गया। 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया। तो यह डेट आप जान लेंगे क्योंकि यह पूछता है। और इसके बारे में और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या समय समय पे बदलती रहती है। प्रारंभ में यह 8 जज थे। जब संविधान लागू हुआ, 8 में एक सीजीआई प्लस 7 अन्य न्यायाधीश। धीरे धीरे संशोधन करके जब प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में हम देखेंगे, वर्तमान में कुल 34 पद स्वीकृत हैं। 34 पद में एक सीजीआई होगा, बाकी 33 न्यायाधीश होंगे, या मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यह एक फैक्ट है, इसको आप जाने रहिए। इस समय लगभग सभी पद भरे हैं, शायद एक पद खाली है। आगे हम देखेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कैसे होती। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जब हम जानेंगे तो यह अनुच्छेद 124 के तहत 124(1) के तहत इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जब मूल संविधान में जब यह प्रश्न था, तो उसमें बताया गया था कि न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मतलब राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है मूल संविधान में। लेकिन बाद में जब कॉलेजियम व्यवस्था आई, कॉलेजियम व्यवस्था, तब समय समय पर इसमें परिवर्तन होते गए। जब इसमें कॉलेजियम व्यवस्था जब लागू हुआ, तो प्रथम बार जब 1982 में यह हुआ कि राष्ट्रपति जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, वह अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर करेगा। अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर। न्यायाधीशों के प्रथम वाद में 1982 में यह किया गया कि परामर्श तो करेगा, लेकिन परामर्श का जो मतलब है वह सहमति नहीं है। सहमति नहीं यानी केवल विचारों का आदान प्रदान करेगा। सलाह आदान प्रदान यानी सलाह मशवरा लेगा, लेकिन वह बाध्य नहीं है।
तो 1982 में यह स्थिति थी कि अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करेगा, लेकिन उसका मतलब सहमति नहीं हो। फिर बाद में एक 1993 और एक 1998, दो डेट आप लोग को याद होना चाहिए। तो 1993 में सबसे पहले जब कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में देखा गया, तो इसमें कहा गया कि परामर्श का मतलब सहमति होता है। परामर्श का मतलब सहमति। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति सीजीआई से और अन्य दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से जो होंगे, दो वरिष्ठतम, इनसे परामर्श करेगा और वो सहमति जो देंगे उस आधार पर, यानी मानना बाध्य हो गया है। अब मानना, राष्ट्रपति को इनकी सलाह मानना बाध्य हो गया 1993 में। 1998 में जब न्यायाधीशों के मामले में वादा हुआ, तो इसमें यह जो दो न्यायाधीश थे इनकी संख्या बदलकर 4 कर दी गई, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और सीजीआई। इसमें कहा गया कि अगर दो न्यायाधीश, यानी दो का मत पक्ष में नहीं है, सीजीआई और +4, यानी दो का मत पक्ष में नहीं है, अगर नहीं है तो सिफारिश नहीं भेजा जाएगा। जो राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजा जाएगा किसी न्यायाधीश को नियुक्त करने का, वह नहीं भेजा जाएगा अगर दो न्यायाधीश, उसमें चाहे सीजीआई रहे या ना रहे, यानी चारों न्यायाधीश वरिष्ठतम और सीजीआई में से दो न्यायाधीश से, दो या दो से अधिक अगर पक्ष में मत नहीं है तो वह सिफारिश नहीं भेजा जाएगा, और यह लिखित रूप से सलाह दी जाएगी, तो मानना बाध्य भी है। फिर बीच में एक संशोधन आया था, 19th अमेंडमेंट, यानी 99वां संविधान संशोधन 2014 में लाया गया था। इसका आधार यह था कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसको हटाकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित किया जाए। न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको शॉर्ट में कहेंगे NJAC। यह कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के बल देता था। लेकिन इसे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और मूल संरचना के विरुद्ध पाया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन बताया। तो यह निरसित हो गया, मतलब यह संविधान संशोधन जो था इसे अवैध घोषित किया गया। तो इस तरीके से न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वह अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर, सीजीआई +4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह पर सिफारिश की जाती है और राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे हम देखेंगे कि न्यायाधीशों की अर्हता क्या है। तो अर्हता के बारे में जानेंगे। यह 124 के 3 में इसके बारे में कहा गया है। अर्हता, भारत का नागरिक हो, सबसे पहले नागरिक होना चाहिए भारत का। दूसरी बात कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, 5 वर्ष जज हो, या हाई कोर्ट या विभिन्न अन्य न्यायालय जो हैं उसमें 10 वर्ष वकालत किया हो, या राष्ट्रपति की नज़र में सम्मानित न्यायवादी हो। राष्ट्रपति की नज़र में सम्मानित न्यायवादी या विधि विशेषज्ञ जिसे कहते हैं, न्यायवादी। तो ये जो इसकी अर्हता है, 5 वर्ष
हाई कोर्ट में जज रहे या 10 वर्ष वकालत किया हो हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में, राष्ट्रपति की निगाह में न्यायवादी। इसमें से कोई एक, ये जो तीनों ऑप्शन दिए हैं इसमें या या यानी ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक कंडीशन पूरा करेगा तो वह अहर है। और इस 124 के 3 में यह प्रावधान किया गया। आगे हम देखते हैं शपथ। जो न्यायाधीश के शपथ है, इसमें क्या शपथ लेता है इनके द्वारा? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और भारत देश के प्रति प्रभुता, एकता, प्रभुता, अखंडता का, और बिना भय, पक्षपात, अनुराग के, द्वेष के अपने जो पद है उसका पालन करेगा और संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखेगा। यानी संविधान का संरक्षक होता है ना उच्चतम न्यायालय, संविधान एवं संविधान एवं विधियों का मर्यादा बनाए रखेगा। ये इसके शपथ के शब्द होते हैं, बनाए रखना। तो सच्ची, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा, देश के प्रति प्रभुता एवं अखंडता बनाए रखना, अपने कर्तव्यों का पालन करना बिना भय, पक्षपात, अनुराग के, और संविधान एवं विधियों का मर्यादा बनाए रखना, यह इसके शपथ के शब्दावली होती है। अब आगे हम देखेंगे इसका कार्यकाल। जब हम कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे न्यायाधीशों के, तो कार्यकाल 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसका कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है। अगर 65 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो वह सेवानिवृत्त हो जाता है या राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देते। राष्ट्रपति को अगर लिखित त्याग पत्र दे देता है तब भी वह सेवानिवृत्त हो जाएगा। यह संसद की सिफारिश पर अपने पद से हटाया जाए, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है जब राष्ट्रपति द्वारा, तब इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो यह इसके कार्यकाल के बारे में हो गया। अगर फिर हम देखेंगे इस पे महाभियोग यानी जो हटाने की प्रक्रिया है वह कैसे है। न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों के को हटाना, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह 124 के 4 में उल्लेखित है। तो सिद्ध कदाचार यानी साबित कदाचार एवं असमर्थता, ये शब्दावली दी है कि साबित कदाचार और एवं असमर्थता के आधार पर न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो ये शब्द आप याद रखिएगा। एक न्यायाधीश जांच अधिनियम 1959 आया था। न्यायाधीश जांच अधिनियम, जांच एक्ट यानी एक्ट मतलब अधिनियम 1968 के द्वारा इसमें प्रक्रिया बताई गई है। महाभियोग जो चलेगा राष्ट्रपति न्यायाधीश पर, उसकी प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। क्या प्रक्रिया है? सर्वप्रथम लोकसभा में अगर कोई प्रस्ताव लाता है कि न्यायाधीश को हटाना है साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। और अगर राज्यसभा में आएगा तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव रोज पहले स्पीकर को और वहां सभापति को दिया जाएगा। अगर स्पीकर और सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं
या अस्वीकार कर सकते। अस्वीकार कर दिए तो यह प्रस्ताव वहीं गिर जाएगा। अगर स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करने की दशा में क्या होगा? 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। 3 सदस्यीय समिति, जिसमें सीजीआई होगा और न्यायाधीश होगा एक, और एक विधि विशेषज्ञ होगा यानी न्यायवादी होगा। इनके सामने यह प्रस्ताव आएगा, ये जांच करेंगे। अगर जांच के दौरान ये पाएंगे तो फिर विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव दोनों सदनों में बारी बारी से दोनों सदनों में पास किया जाएगा। दोनों सदनों में पास होने के पश्चात राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो न्यायाधीश होगा वह अपने पद पर नहीं रहेगा, न्यायाधीश पद पर नहीं रहेगा, पदच्युत कर दिया जाएगा। यह अभी तक महाभियोग नहीं लाया गया है, कभी अभी तक नहीं आया है किसी न्यायाधीश पर। पहला जब मामला इसका आया था, बी रामास्वामी न्यायाधीश से, बी रामास्वामी 1991-93 में, यह लोकसभा में पारित नहीं हुआ था। तो यह आप जानकारी रखिएगा कि बी रामास्वामी के खिलाफ आया था। बीच में एक बार सौमित्र सेन के खिलाफ आया था 2011-12 में, सौमित्र सेन। तो उसके पहले ये त्यागपत्र दे दिए थे, इसलिए प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी थी। अब हम आगे देखेंगे। तो न्यायाधीशों के हटाने के बारे में हो गया, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हो गया। अब तदर्थ एक होता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यानी जब न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नहीं अस्थायी रूप से नियुक्त होते हैं तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख है। जब पद रिक्त हो जाए, जो न्यायाधीश होता है उसका पद रिक्त रहे, अनुपस्थित रहे वह, या दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ हो, दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो इन दशाओं में हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करता है। फिर आगे हम देखेंगे तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश यह है अनुच्छेद 127 में इसका जिक्र किया गया है। जब गण पूर्ति नहीं रहती है, यानी न्यायाधीशों की संख्या पूरा करने के लिए, कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सीजीआई किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अस्थायी रूप से, अस्थायी काल के लिए सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। और इसके लिए जिस हाई कोर्ट का वह न्यायाधीश होगा, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श, साथ में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, राष्ट्रपति की पूर्व में मंजूरी आवश्यक है। तो ये दो कंडीशन होते हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है और मुख्य न्यायाधीश का परामर्श हाई कोर्ट के।
तब सीजीआई तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है कोरम पूरा करने के लिए। फिर तदर्थ न्यायाधीश के बारे में हो गया। हम आगे देखेंगे इसमें जो तदर्थ न्यायाधीश में अर्हताएं जो होंगी वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने लायक रहें तभी वह तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। आगे तदर्थ न्यायाधीश सेवानिवृत्ति न्यायाधीश। जब सेवानिवृत्त हो जाए न्यायाधीश उसे अगर काम में लगाया जाता है न्यायाधीश के रूप में, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यह अनुच्छेद 128 में चर्चा की गई है। इसमें क्या होता है कि सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो गए हों उन्हें अल्पकाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने का अनुरोध करता है। इसमें जो ये व्यक्ति है संबंधित यानी जो न्यायाधीश जिसको कार्य करना है उसकी सहमति और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी इसमें भी आवश्यक है। तो जब यह कार्य करेगा इसका भत्ता जो होगा वह राष्ट्रपति तय करेगा, यानी उसे कितना मानदेय दिया जाए, क्या क्या सुविधाएं दी जाए। यह लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। तो हो सकता है कभी पूछे तो यह लाइन डाल दे, आप लोग को याद रहेगा तभी आप लोग कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है और उस व्यक्ति की सहमति आवश्यक है, व्यक्ति की सहमति। अब इसके आगे हम देखेंगे एक होता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 में इसकी चर्चा की गई है। इसमें दो बातें हैं, जितनी भी कार्रवाई होगी मतलब सुनवाई होती है जो केस होते हैं उनको साक्ष्य के रूप में लिखित रूप में उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। वह इसी अनुच्छेद के तहत नियम है। इस सुनवाई जो वाद होंगे उसके साक्ष्य के रूप में इस लिखित रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा जो भविष्य में काम आएंगे। दूसरा, अगर कोई कोर्ट की अवमानना करता है, अवमानना करेगा तो उसे दंड देने का अधिकार कोर्ट को है। तो यह अभिलेख न्यायालय का दो पार्ट है। यह अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत ये दो बातें आती हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ हो। तो अनुच्छेद 130 जो संविधान में वर्णित है, संविधान में इसका स्थान दिल्ली दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा। लेकिन जो सीजीआई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यह कहीं भी घोषित कर सकता है, इसका स्थान कहीं भी घोषित कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए और सीजीआई लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली में है। तो यह सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 130 में। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक करेंगे, नहीं तो अगर पूरा हम उच्चतम न्यायालय के बारे में बताएंगे तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग को भी असुविधा होगी। तो आप लोग की सुविधा को देखते हुए
आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो जो पार्ट बचे हुए हैं उसको बताएंगे। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, जिससे मेरा भी उत्साह बना रहे और आप लोग को मैं अच्छे से अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। धन्यवाद।